नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिस पर आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब से चैट जीपीटी ने अपना ऐप लॉन्च किया है तब से सभी मल्टीनेशनल कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम बहुत तेज़ी से कर रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजी सामने ला रही हैं। और पूरे विश्व में एक डिबेट इस बात की शुरू हुई है कि मनुष्य के जीवन में इसका क्या असर होगा, समाज पर क्या असर होगा, पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, व्यवसाय पर क्या असर होगा। इसी सिलसिले में बात शुरू होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या असर होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आज गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला विषय है। हम जानते हैं कि कृषि न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकी की बात करें तो अभी एग्रीकल्चर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। और इसका उदाहरण यह है कि यदि हम गूगल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल सेक्टर में सर्च करें तो हज़ारों लाखों पेज खुल जाते हैं, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में खोलते हैं, सर्च करते हैं तो बहुत कम जानकारी इसके बारे में उपलब्ध होती है। इसके अलावा जैसे गेहूं, चावल, मक्का ऐसी फसलें हैं जो मानवता का पेट भरती हैं, लेकिन इसमें एआई के उपयोग को अगर हम सर्च करें तो बहुत ही कम जानकारी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना ज़्यादा नहीं है और नवीनतम तकनीकी धीरे धीरे ही कृषि क्षेत्र में आती है। यदि हम भारत में बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं वो हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा है। फल सब्जियों का लगभग हम 5 से 13%, तिलहन और मसालों का 3 से 7% हम नष्ट कर देते हैं। अगर इसे हम पैसे में कन्वर्ट करें तो ये 1,52,000 करोड़ रुपए से अधिक की समस्या है। और ये न केवल खेती में फसल कटाई के बाद का नुकसान है, जो दलहनों में करीब 6%, तिलहन में लगभग 7.5%, फलों और सब्जियों में लगभग 15%, गन्ने का लगभग 8% और काली मिर्च और मसालों का लगभग 6% इसमें नष्ट हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या 2050 तक 9.8 अरब हो जाएगी और खाद्यान्न की जो मांग है वो आज की तुलना में लगभग 98% अधिक होगी। अगर हमें इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना है तो केवल भूमि का दोहन करके या मिट्टी में बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल के या पेड़ों को काट के ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो भी बहुत गंभीर रूप से खेती के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब से निपटने के लिए खेती में नवीनतम तकनीकी का उपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें एआई के संदर्भ में तो फोर्ब्स कंपनी की रिपोर्ट है कि जो नया बिजनेस मॉडल है उसमें डेटा गोल्ड है। जिसके पास डेटा है, जितना ज़्यादा डेटा है वो उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा जनरेट करता है, तो फिर हम लोग टेबल के ऊपर इतना ज़्यादा मार्जिन क्यों छोड़ रहे हैं? ये गोल्ड पे हम क्यों काम नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स और स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। आज हमारे देश में लगभग 1500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना है
उन्होंने 13,000 करोड़ से अधिक वेंचर कैपिटल का पैसा जनरेट किया है और अब इन्वेस्टर्स का ध्यान खेती की ओर बढ़ गया है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ रहे हैं। पर ये जो डेटा है और ये जो अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में एआई के उपयोग करने की, इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो कुछ चुनौतियां हैं जिनके कारण से इसको करना बहुत कठिन होगा। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आर्थिक असमानता। हमारे देश में जो विश्व आर्थिक असमानता रिपोर्ट है 2022 की, उसके अनुसार हमारे देश के 1% आबादी ने कुल राष्ट्रीय आय का 22% अर्जित किया, जबकि निचले 50% ने केवल 13% आय अर्जित की। तो ये 50% लोग कौन हैं? ये इसमें से ज़्यादातर किसान हैं और इसी के लिए चूँकि उनकी आय इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो नई टेक्नोलॉजी के उपयोग का जो खर्च है वो वहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के अगर आंकड़े हम देखें तो आर्थिक अनुसंधान संगठन प्राइस के अनुसार 5 से 30 लाख रुपए की वार्षिक घरेलू आय वाले मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी 31% है, जो वर्ष 2027 तक 63% बढ़ जाएगी। पर यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन SAS के अनुसार जाने और NSO की जानकारी के अनुसार जो 1977वें दौर का किया है, उसके अनुसार कृषि परिवारों की मासिक औसत आय केवल 10,218 रुपये ही है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती में करने की संभावना बहुत कम है। दूसरी चुनौती है कि भारत सरकार ने बहुत पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में FDI के 100% को अलाउ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार की नीतियां एग्रीकल्चर को लेकर तेज़ी से बदलती रही हैं कि कोई भी बड़ा निवेश इस सेक्टर में अभी तक नहीं आया है, और जब तक इसमें नया निवेश नहीं आएगा तब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग एक चुनौती ही रहेगी। तीसरी जो चुनौती है वो है कि हमारे किसान बहुत छोटे छोटे हैं। 86% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और उन्हें अपने उत्पाद लोकल मंडी में ही बेचना पड़ते हैं। जब लोकल मंडी में किसी जिन्स की आपूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाती है और किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इस साल हमने ये चीज़ प्याज और टमाटर के कीमतों में देखी, जिससे किसानों को बहुत लाभ नहीं हुआ, और जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो किसान नई टेक्नोलॉजी के उपयोग करने के लिए बहुत आसानी से तैयार नहीं होता है। चौथी जो बड़ी चुनौती है वो है डेटा की। डेटा संग्रह जो है वो अलग अलग एजेंसियों से किया जाता है, उनके डिनोमिनेशन अलग होते हैं, उनके फॉर्मेट अलग होते हैं। तो इस तरह का जो डेटा है उसको एक साथ AI में उपयोग करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसको यूजेबल ना बनाया जाए और वो एक ही डोमेन पर उपलब्ध हो। हालांकि भारत सरकार अभी ये कोशिश कर रही है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि एग्रीकल्चर की सभी एस्पेक्ट का जो डेटा है उसको एक पोर्टल पर लाएंगे और उनको कृषि विशेषज्ञों, सलाहकारों और मल्टीनेशनल कंपनी और निजी कंपनी और स्टार्टअप्स के साथ भी शेयर करेंगे। अगर ये संभव होता है तो खेती में डेटा का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये अगर का मामला नहीं है, ये कैसे और कितनी तेज़ी का मामला है, क्योंकि खेती में जितना हम डिले करेंगे टेक्नोलॉजी को उतना ही नुकसान हमें होने वाला है। और हम एक दिलचस्प युग में रह रहे हैं जहां AI वास्तव में खेती में एक क्रांति ला सकती है। अभी जो AI का उपयोग खेती में हो रहा है उसमें स्मार्ट स्प्रेयर हैं, जहां खरपतवारों को लक्षित करके हर्बिसाइड छोड़े जाते हैं या उन्हें नष्ट किया जाता है। पेस्ट को लक्षित करके पेस्टिसाइड डाले जाते हैं या डिसीजेस को लक्षित करके
डिसीज़ के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, जिनसे लागत कम होती है और अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता है। दूसरा जो उपयोग हो रहा है वो है फोरकास्टिंग। जो एग्रीकल्चर है उसमें फोरकास्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। तो प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इन्हें फोरकास्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो जैसे जैसे ये फोरकास्ट सटीक होता जाएगा, वहाँ इन सब को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। स्मार्ट ग्रीन हाउस, स्मार्ट ग्रीन हाउस का जो मार्केट है वो विश्व का 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है अभी, जो 2025 तक बढ़ के 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। स्मार्ट ग्रीन हाउस में रोबोटिक्स और एआई के आधार पर फसलें उगाना बहुत आसान होता है, डेटा एकत्रित करना बहुत आसान होता है और उस डेटा को प्रोसेस करके उसका एनालिसिस करके उस पर रिजल्ट निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसका निरंतर उपयोग बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे पर्यावरण का प्रभाव एग्रीकल्चर पर होगा, वैसे वैसे स्मार्ट ग्रीन हाउस ही एकमात्र विकल्प बचेगा, जहां बहुत आसानी से खाद्य संकट को दूर करने के लिए खाद्यान्न उगाए जा सकेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर विजन का उपयोग करके एकीकृत कीट प्रबंधन किया जाता है, पौधों की बीमारी की भविष्यवाणी की जाती है, तरह तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं जिसमें मिट्टी की क्वालिटी, नमी, वेदर, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और जो डेटा किसान को उपलब्ध होता है उससे किसान काम कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई का उपयोग तभी संभव है जो भारत सरकार, राज्य सरकारें और स्टार्टअप्स, मल्टीनेशनल कंपनियां मिलके काम करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। ख़ासतौर से जो हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड का डेटा है, जो जोतों का फील्ड मैप है, मंडी के अनुसार फसल की फोरकास्ट है, मंडी के अनुसार मांग कितनी होगी और पैदावार कितनी होगी इसकी फोरकास्ट है, फसलवार इनपुट, बीज, खाद, कीटनाशक, वित्त, पैकिंग सामग्री, वजन प्रणाली और भंडारण, परिवहन, श्रम, सफाई और ग्रेडिंग की कितनी ज़रूरत होगी, ये डेटा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम चूँकि जैसे हमने आपसे कहा कि जोतें बहुत छोटी हैं, तो इसका विकल्प जो अभी हमारे सामने है कि अब धीरे धीरे ग्राउंड में क्रॉप वाइज क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं और क्रॉप वाइज एफपीओ बनाए जा सकते हैं। यदि हम वर्चुअल क्रॉप वाइज एफपीओ बनाते हैं और उनको क्रॉप वाइज पैकेज ऑफ प्रैक्टिस सप्लाई करते हैं, तो निश्चित ही वो न केवल स्थानीय मांग की पूर्ति कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में धीरे धीरे श्रम शक्ति का अभाव होता जा रहा है, वहाँ रोबोटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो बच्चे हैं, जो विदेशों से आके खेती करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी उत्साहजनक पिक्चर भारतीय कृषि की बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे युवा साथी हैं वो नई तकनीकी के साथ भारतीय एग्रीकल्चर को एक नया आयाम देंगे, जहां न केवल हम अपने फूड सिक्योरिटी में सफिशिएंट होंगे बल्कि हम नेट एक्सपोर्टर की भी भूमिका निभा के वर्ल्ड फूड क्राइसिस को कम करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।